गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप लोग के? मैं दीपक कुमार, आपका एजुकेटर, कैरियर विल ऐप पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो सब्जेक्ट है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भारत के इतिहास को एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आधुनिक भारत के इतिहास को जो है वो उसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है और दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल है। जो फ्रीडम स्ट्रगल मतलब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास है वो अलग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति या विद्रोह, उसको डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या रीजन था, वो क्या कारण थे जिसके वजह से इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और वो इतना लंबा चला, और जिस विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला के रख दिया। तो उसको समझना आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जानना ये जरूरी है कि 1857 के विद्रोह होने के क्या कारण थे। वो क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसके कारणों को हम लोग समझेंगे, क्या क्या कारण थे। उसके बाद दूसरा जो उसका है, उसका नेचर किस प्रकार था, किस प्रकार से वो पूरा इंडिया में फैला, कहाँ कहाँ पे ये विद्रोह हुआ, कौन कौन से राजा महाराजा और जमींदार इसमें पार्टिसिपेट किए, और तीसरा ये विद्रोह का क्या कंसिक्वेंसेस निकला, क्या इम्पैक्ट निकला, उसको हम लोग समझने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का देखना है कॉज, कॉजेज या कारण। क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण जो था वो था हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण या पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण क्या थे? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि 1848 ईस्वी में जो ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बहुत ही मतलब पागल टाइप के व्यक्ति को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया, और वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर 1856 तक का है। 1848 से 56 तक वो जो भारत का गवर्नर जनरल रहा, और इसने ही 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिसकी वजह से जैसे ही गया और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह घटित हुआ। ठीक है, तो पॉलिटिकल कारण क्या क्या है हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई थी जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। विलय की नीति, इस विलय की नीति के वजह से भारत के बहुत सारे स्टेट, सतारा, झांसी, संबलपुर, अवध, इन सब का अधिग्रहण कर लिया गया, अलग अलग कारण बता के कि यहाँ पे जो दत्तक पुत्र है, यहाँ का प्रशासन ठीक नहीं है, अलग अलग बहाना बना के इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे स्टेट को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और वहाँ के राजे महाराजाओं को वहाँ से बेदखल कर दिया, जिससे वहाँ के राजे महाराजे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, और वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का किस प्रकार से खात्मा हो, किसी भी प्रकार से खात्मा हो, और फिर से हमारा जो राज्य है वो मिल सके। तो ये उनका एक ये था, मतलब वो लोग चाह रहे थे ऐसा हो। कौन कौन से राज्य थे उसको हम लोग देखते हैं। एक था हमारा अवध, दूसरा था सतारा, तीसरा था झांसी,
था संबलपुर। इस प्रकार से बहुत सारे राज्य को उसने विलय की नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसका उन्होंने अधिग्रहण कर लिया और उसके राजा महाराजाओं को अनाथ बना के छोड़ दिया, जिससे वो लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसा विद्रोह हो, ऐसा कोई क्रांति हो जिससे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे समाप्ति हो, खत्म हो और फिर से उनको राज्य मिल सके। दूसरा जो है पेशवा, पेशवा जो हुआ करता था, पेशवा, वो पेशवा मराठा में, आपको पता होगा मराठा के 5 सरदार थे, मराठा में 5 सरदार थे मराठा कॉन्फेडेंसी में, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और पेशवा, इस प्रकार से 5 थे। तो उसमें जो पेशवा था, पेशवा बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, उनका दत्तक पुत्र हुआ करता था, उनका दत्तक पुत्र हुआ करता था नाना साहेब। नाना साहेब, उनको उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि चूंकि पहले बाजीराव सेकंड को पेंशन दिया जाता था, जैसे ही मराठा का अधिग्रहण किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो जो पेशवा था उसको पेंशन पे छोड़ दिया गया कि आपको पेंशन दिया जाएगा और पेंशन से आप अपना खाना पीना रहना का व्यवस्था आप करेंगे, और राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। तो बालाजी बाजीराव था, पूरा नाम था बालाजी बाजीराव सेकंड इनका नाम था पूरा। तो ये इनको पेंशन मिलता था, पहले पेंशन इनको मिलता था, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं था, इनका कोई अपना पुत्र नहीं था। तो इन्होंने नाना साहेब को इन्होंने अडॉप्ट किया था, नाना साहेब को उन्होंने अडॉप्ट किया था, ये उनका दत्तक पुत्र था। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपका अपना पुत्र नहीं है, आपका बायोलॉजिकल कोई सन नहीं है, इसलिए आपके दत्तक पुत्र को जो है हम पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब को पेंशन देने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके वजह से नाना साहब काफी ज्यादा परेशान थे कि अब जो है किस प्रकार से हमारा रहना खाना पीना चल पाएगा, किस प्रकार से हम जिंदगी जी पाएंगे। तो ये भी परेशान थे, और इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए जो भी लोग थे, जो फैमिली मेंबर थे, वो लोग भी परेशान थे, उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। देखिए, एक बिपिन चंद्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन लोगों के लिए बोलता है कि ये जो राजे महाराजाएं थे, महाराजे, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही पंगु बना दिया था, हेल्पलेस बना दिया था। वो लोग ऐसे कंडीशन में आ गए थे कि उनकी भूखमरी की स्थिति हो गई थी। उनके बारे में बिपिन चंद्रा ने कहा है कि ये राजे महाराजा हैं, काम तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था, अपने पूरे जीवन में उन्होंने काम नहीं किया था, बल्कि मतलब राज किया था, बहुत बड़ी शासन किया था, बहुत बड़ी जनता पे उन्होंने शासन किया था, उसका शोषण किया था, ऐसो आराम किया था, ढेर सारा शौक पाला हुआ था, उसको वो करते रहते थे। काम वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था, और भीख मांगने में उनको शर्म आती थी, भीख मांगने में उनको शर्म आती थी क्योंकि भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि इतने बड़े राजे महाराजा होके वो कैसे भीख मांगेंगे। तो इस प्रकार से विपिन चंद्रा ने कहा है कि इन राजे महाराजाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी 1857 की क्रांति के समय, क्योंकि सबका जो है लगभग ऑलमोस्ट सभी भारत के राजा महाराजाओं का या तो विलय कर लिया गया या उनका पेंशन बंद कर दिया गया, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई थी। तो इस प्रकार से नाना साहब का भी पेंशन बंद हो गया, अवध, सतारा, झांसी, संबलपुर का भी अधिग्रहण कर लिया गया। इस प्रकार से जो है सभी देसी राजाओं का हालत बहुत ही चरमरा गया था। इसके वजह से वो लोग चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से इस ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए और उसके जगह पर जिसको हम लोग फिर से शासन स्थापित करें और फिर से हम लोग राजा बन सके। तो इसके लिए एक जमीन तैयार हो गई थी, जिसको जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें ये राजे महाराजा शामिल हुए और शामिल होकर अपना रोल उन्होंने भूमिका निभाई। ठीक है, तो एक तो कारण है हमारा राजनीतिक कारण, दूसरा है हमारा आर्थिक कारण। दूसरा है हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो है, अब आपको पता होगा कि जैसे ही अंग्रेजों ने पलासी, बक्सर, मैसूर, मराठा और रंजीत सिंह मतलब सिख लोगों के ऊपर कब्जा स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने इंडिया में टैक्सेशन व्यवस्था लाई।
उन्होंने 3 बंदोबस्त लाए, अस्थाई बंदोबस्त, रेतवारी बंदोबस्त और मालवारी व्यवस्था, जिसके तहत पूरे इंडिया में उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को स्टेब्लिश किया। वो 3 कौन कौन थे? अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवारी रैयतवारी बंदोबस्त, और तीसरा था महलवारी महलवारी व्यवस्था। इस तीनों व्यवस्था के तहत अलग अलग क्षेत्रों में ये व्यवस्था लाई गई। बंगाल के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त, साउथ इंडिया में रैयतवारी, और जो आपका महाराष्ट्र का कुछ एरिया है वहां पे मालवारी। इस प्रकार से तीनों जगह पे ये व्यवस्था लाई। और तीनों व्यवस्था जो है शोषणकारक थी। तीनों व्यवस्था के द्वारा किसानों का, मजदूरों का, शिल्पियों का, अत्यधिक शोषण हुआ। अत्यधिक शोषण हुआ। अब जैसे मैं अस्थाई बंदोबस्त की बात करता हूं, अस्थाई बंदोबस्त में यह था कि सभी एरिया में जो हम अस्थाई बंदोबस्त लागू था, सभी एरिया में रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में सभी जगह जो है सो उन्होंने टैक्सेशन को फिक्स कर दिया कि इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा। और जो फिक्स किया उसका 89% ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और 11% जमींदार को पैसा जाता था। 89% ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, 11% जमींदार को जाता था, और ये फिक्स कर दिया गया था। लेकिन जमींदार क्या करते थे? फिक्स जो था जमींदारी, मतलब जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था, उससे कई गुना ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और किसानों को मारते पीटते थे, उनका शोषण करते थे। कई बार तो उनकी बहू बेटियों को उठा के ले आते थे और उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। कई बार ये जमींदार जो है किसानों के खेत में घोड़ा दौड़ा देते थे, हाथी दौड़ा देते थे और उनका फसल नष्ट कर देते थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से इतना ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था कि वो जमींदार से ये लोग काफ़ी दुखी थे। और जमींदार प्रतिनिधित्व करता था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियुक्त ये जमींदार थे। एक बार बंगाल की स्थिति मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार बंगाल में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था और कोई भी फसल उगा नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ से जनता जो है, वहाँ के किसान जो है टैक्स दे सके। तो वहाँ का जो कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बंगाल का, उसने लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कोई फसल नहीं उगी है, सारा व्यवस्था चरमरा गई है, जनता भूख मर रही है, सिर्फ एक घास की फसल हुई है जिससे जनता उसको बेच के जनता खाना पीना अपना कर पा रही है। इतनी स्थिति खराब है। तो उधर से ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उसका जवाब आया कि घास अच्छी फसल है, उसी को बिकवा के आप पैसा मंगवाइए और उससे टैक्स लीजिए। तो कहने का मतलब है कि वो टैक्स के मामले में किसी प्रकार का रियायत नहीं देते थे। और आपने बाद के दिनों में देखा कि लगान वगैरह टाइप की कई मूवियाँ भी बनी जो जिसमें दिखाया गया है कि टैक्सेशन सिस्टम उनका कितना ज़्यादा स्ट्रांग था और वो टैक्स लेते ही लेते थे, चाहे कुछ हो जाए टैक्स उनको मिलना ही मिलना है, चाहे जनता को उसके लिए भूखे रहना पड़े, नंगे रहना पड़े, अपना मवेशी बेचना पड़े, अपना जमीन बेचना पड़े, अपना सोना बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो है उनको टैक्स मिलना ही मिलना था। टैक्स वो लेते ही लेते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जमींदार थे, ये जमींदार किसानों को अपने चंगुल में भी फंसा लेते थे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई एक किसान है, उसको जो है 10 क्विंटल अगर गेहूं जो है टैक्स में देना है और उसका जैसे 10 क्विंटल उसको देना है और उसका 8 क्विंटल ही हुआ है, तो उसी कंडीशन में 2 क्विंटल वो नहीं दे पाएगा, 8 क्विंटल ही दे पाएगा। तो
2 क्विंटल के लिए वो जाके जमींदार से क्या करते थे, ऋण लेते थे, ऋण ऋण लेते थे। और वो जो ऋण, जैसे मान लीजिए 100 रुपया उन्होंने ऋण के रूप में लिया, 100 रुपया जो ऋण के लिए रूप में जो लेते थे जमींदार से, जो किसान लेते थे, उस किसान को उस 100 रुपया पर जो उनका टैक्स ये होता था, ब्याज होता था, वो 500% होता था, 600% होता था। इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो पैसा देते थे। और जब एक बार उसके चंगुल में किसान फंस जाते थे तो उसकी पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती थी, पूरी पीढ़ी को उसके यहाँ बेगारी करना पड़ता था, उसको बंधुआ मजदूर की तरह खटवाते थे। इस प्रकार से पूरी जनता त्राहिमाम हो गई थी, पूरी जनता त्राहिमाम कर रही थी, इससे बचने का प्रयास कर रही थी। ये तो किसान का कहानी है। अब मैं आप लोगों को शिल्पकार और लघु उद्योग की भी कहानी बताना चाहूंगा। जो शिल्पकार थे, शिल्पकार या कुटीर उद्योग जो लोग चलाते थे, उनका कहानी क्या था। शिल्पकार, कुटीर उद्योग वगैरह के जो लोग कर रहे थे, इस काम में लगे हुए थे, उन लोगों का क्या होता था कि उनके ऊपर इतना टैक्स लगा देती थी गवर्नमेंट। कोई सामान मान लिया जाए उन्होंने बनाया, कोई सामान वो बनाया, और वो जैसे एक कपड़ा कोई बनाया, और कपड़ा पे वो टैक्स इतना ज़्यादा लगा देते थे कि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बन के ब्रिटेन से कपड़ा आता था, उस पर टैक्स कम होता था, वो सस्ता होता था, जिसकी वजह से ये कुटीर उद्योग वाला जो सामान है, जो कुटीर उद्योग के माध्यम से बना है, वो महंगा होने की वजह से बिक नहीं पाता था। और ब्रिटेन से आया हुआ सामान टैक्स कम होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से आराम से बिक जाता था। तो कुटीर उद्योग ये सब जो है, मतलब शिल्पकार वगैरह जो थे, उन लोगों का भी त्राहिमाम मचा हुआ था। उन लोगों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है उन लोगों के अगेंस्ट थे और वो सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स के। जो ब्रिटिश जो सामान बन के आती थी उसको वो लोग बहुत कम टैक्स पे देते थे, वो टैक्स बहुत कम टैक्स लेते थे, और इंडियन गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स को लगाते थे, जिसकी वजह से वो सामान काफ़ी महंगा हो जाता था। तो ये भी एक रीजन था जिसे शिल्पकार वगैरह त्राहिमाम कर रहे थे। और जनता, किसान, शिल्पकार, मजदूर, सबकी स्थिति त्राहिमाम वाली थी। राजा महाराजा, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, जिसके वजह से सभी लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हो और अपना देश का कोई शासन स्थापित हो, देशीय राजा कोई यहाँ पे बैठे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो, खाना पीना उनको मिल सके। आप लोग कई मूवी के माध्यम से और बुक वगैरह पढ़े होंगे, बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे कि अंग्रेजों का जाति और अत्याचार इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज किसानों को कोरा से मारते थे, बांध के कोरा से मार रहे हैं, और उसके बाद तरह तरह का उसको जैसे टॉर्चर कर रहे हैं, बर्फ पे नंगा लिटा दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार से टॉर्चर करते थे टैक्स के लिए। तो जनता भूखे रह के भी उनको टैक्स देने में विश्वास करती थी कि किसी तरह उससे निजात पा लें और हम किसी तरह अपना जिंदगी काट लेंगे, लेकिन उनको टैक्स दे के उससे हम मुक्ति पा लें। तो इतना ज़्यादा जैसे त्राहिमाम और इतना ज़्यादा खौफ जो है मचा हुआ था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, तो ये 2 कारण। तीसरा कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण जो था वो भी रिस्पॉन्सिबल था 1857 की क्रांति के लिए। सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण ये भी रिस्पॉन्सिबल था 1857 की क्रांति के लिए। सामाजिक कारण क्या था? जैसे कि आपने देखा होगा 1829 में विधवा 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। अब देखिए, ये जो आपका 1829 में सती प्रथा से रिलेटेड जो कहानी है वो क्या है। 1829 से पहले इंडिया में जो कोई भी इसका जिस स्त्री का हस्बैंड मर जाता था, वो स्त्री का उम्र कितना भी हो रहा हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना भी हो रहा हो, उस स्त्री को उस पुरुष के साथ जिंदा जला दिया जाता था।
अब आप सोच के भी ये आप समझ सकते हैं कि आदमी का रूह कांप उठेगा कि एक लड़की को जो कि जिंदा है, स्वस्थ है, उसको उसके पति के चिता के ऊपर फेंक दिया जाता था और उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको कॉपरेट किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पे का अंत कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इस सेंस में लगा दिया कि अगर कोई व्यक्ति अब सती प्रथा करेगा तो उसको कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। तो ये जैसो अंग्रेजों का इंटरफेरेंस था भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में। जैसे उन लोगों का मानना था कि सती प्रथा होना बहुत जरूरी है, अगर कोई महिला सती नहीं होगी तो फिर उस महिला का भविष्य क्या होगा, उसके साथ व्यभिचार हो सकता है, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो इसीलिए ये माना जाता था कि पति मरा तो उसकी पत्नी को भी जला दो। तो ये व्यवस्था का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से अंग्रेजों ने 1829 में कर दिया, एक कानून लाया और कानून के द्वारा इसका खात्मा कर दिया, जिससे भारतीय जनता जो ट्रेडिशनल सोच की जनता थी, जो धार्मिक मामले में कट्टर जनता थी, उन्होंने इसका विरोध किया और वो चाहती थी कि जनता ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म हो और जो पहले से चली आ रही परंपरा है कि सती होगी महिला, वो फिर से लागू हो। एक तो ये रीजन था। दूसरा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी गई। मतलब पहले जमाने में आपको पता होगा बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलन में था। 18 साल से कम एज की महिला, 10 साल 12 साल के एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी, और जब शादी हो जाती थी, मान लीजिए 10 साल की उम्र में किसी की शादी होती है और उसका पति अगर मर जाता है तो वो लड़की फिर से शादी नहीं कर सकती है। अब 10 साल की लड़की पूरे जीवन कुंवारी रहेगी, उसको खुद कौन देखभाल करेगा, कौन उसका खर्चा उठाएगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती थी। तो इसके लिए भी भारत के समाज सुधारक वगैरह ने प्रयास किया और उसके प्रयासों से अंग्रेजों ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी गई कि अब कोई भी विधवा महिला है, अगर वो शादी करना चाहे तो वो कर सकती है, किसी प्रकार का लीगल अड़चन नहीं रहेगा, लीगली किसी प्रकार से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा का अंत, ये दो चीजें ऐसी थी जिससे जो हमारी जनता थी, जो धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से काफी पिछड़ी हुई थी और काफी रिजिड थी, वो काफी नाखुश हो गई और वो चाहती थी कि यहाँ से अंग्रेजों का शासन खत्म हो और फिर से जो है सो पुराना शासन स्थापित हो, जिससे पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सके। एक तो ये व्यवस्था थी। और दूसरा व्यवस्था एक ये थी कि जो कैथोलिक पादरी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, कैथोलिक पादरी घूम घूम के जो भारत की जनता थी, गरीब जनता थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो उस समय हुआ, तो हिंदू मुस्लिम सिख थे, ईसाई तो वो लोग खुद थे, तो उनको क्या करती थी कि जोर जबरदस्ती कुछ पैसा का प्रलोभन देके जोर जबरदस्ती करके उनको मतलब कन्वर्ट कर देती थी क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में उसको कन्वर्ट कर देती थी, जिससे हमारी जो भारत की जनता थी उनका ये सोच था कि अब जो है हमारा धर्म संकट में आ गया है। अब जो है हमारा धर्म संकट में आ गया इस सेंस में कि अंग्रेज जो है हमारा सारा व्यवस्था को खत्म कर दिया है। उन्होंने मतलब आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, उसके बाद जो है राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया। अब जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक जिस चीज को हम लोग मानते हैं, धर्म हम लोग हिंदू मानते हैं या मुस्लिम मानते हैं, उसमें भी उनका इंटरफेरेंस हो गया है। वो जबरदस्ती जो है भारत के लोगों को मतलब क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने लगे, जिससे वो लोग जैसे काफी शंका के निगाह से देखने लगे और वो संदेह की निगाह से देखते थे अंग्रेजों को और सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी वो कन्वर्ट कर दे और फिर से जो हमारा धर्म जो है नष्ट हो जाए। तो यही सब रीजन था, ये 3 रीजन थे जिसके वजह से जैसे भारत की जनता ये चाहती थी कि अंग्रेजों का शासन यहाँ से समाप्त हो और फिर से जो है राजे महाराजाओं का, मुगलों का शासन स्थापित हो, जिससे जो है पुरानी व्यवस्था चल सके और ये सारी व्यवस्था खत्म हो और हमारा धर्म पे संकट जो है उत्पन्न ना हो। तो ये हमारा तीसरा कारण था 1857 की क्रांति के होने के। जो हमारा चौथा कारण था वो था सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति। सैनिकों के साथ
सैनिकों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कम फैसिलिटी दिया जाता था, कम सैलरी दिया जाता था, कम अलाउंसेस दिया जाता था। और जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो ब्रिटेन से आए थे और जो वहाँ के सोल्जर थे, उनको ज़्यादा सैलरी दिया जाता था, ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता था, ज़्यादा अलाउंसेस दिया जाता था, जिससे इन दोनों की स्थिति में बहुत ज़्यादा का अंतर था। भारतीय सैनिक, भारतीय पैदल सैनिक को उस समय में 7 रुपया जो है सैलरी मिलता था। 7 रुपया सैलरी मिलता था उस समय में। भारतीय पैदल सैनिक जो थे उनको 7 रुपया मतलब मिलता था सैलरी। और उस 7 रुपया में उनको खाना पीना, अपनी वर्दी, अपना जूता, सबका रख रखाव करना पड़ता था। और सब कुछ काट पीट के उसके पास 1 रुपया 50 पैसा बचता था, जो अपना घर वो भेज पाता था अपनी फैमिली के लिए। और वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटिशर्स सैनिक थे उनको इससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा सैलरी मिलता था। और उनको कई अलाउंसेस मिलते थे, बारह हमेशा उनको प्रमोशन मिलता रहता था, उनको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, जिससे जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे। और उनको ये लग रहा था कि जब हम लोग समान रूप से सेवा दे रहे हैं, वो भी सेना है, हम भी सेना है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, उनको क्यों इतनी फैसिलिटी दी जा रही है। अगर उनको दी जा रही है तो मुझे भी दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उनमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, जिससे जो है वो लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट समाप्त हो और उसके जगह पे पुरानी व्यवस्था फिर से आए, मुगलों का शासन आए, राजा महाराजा फिर से आए, जिससे जो है जो भेदभाव उनके अगेंस्ट हो रहा है वो समाप्त हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था अंग्रेजों के अगेंस्ट 1857 की क्रांति होने के। ठीक है, तो ये हमारा चौथा रीजन था। और पांचवा रीजन जो था हमारा, वो था हमारा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण या इमीडिएट काउज। तात्कालिक कारण में था इनफील्ड राइफल को लाया जाना। इनफील्ड राइफल को लाया जाना, राइफल को लाया जाना, इनफील्ड राइफल को लाया जाना मतलब जो पहले से चली आ रही राइफल था उसको 1856 में रिप्लेस कर दिया गया और नई जगह फिर से 1856 में इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय सेना में। और इस सेना में जो ये राइफल था ये काफ़ी आधुनिक था, पहले के राइफल के कंपेयर में ये आधुनिक था। और इस राइफल में एक व्यवस्था थी कि जो इसमें कारतूस भरा जाता था, तो उसमें जो बुलेट था, बुलेट को दांत से खींचा जाता था और खींचने के बाद फिर उसको उसके बैरल में जो सो कारतूस डाला जाता था और फिर उसके बाद फायरिंग की जाती थी। तो दांत से जो खींचने के लिए जो वहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता था और दांत से खींचा जाता था, वहाँ पे कहा जाता था, इन सैनिकों के द्वारा ये कहा गया कि वहाँ पे चर्बी के रूप में, वहाँ पे ग्रीस के रूप में जो गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस बनाया गया, अब आप देख रहे हैं कि जो इनफील्ड राइफल है उसमें जो कारतूस है, उस कारतूस में क्या कर रहे हैं, जो उसको दांत से खींच रहे हैं और दांत से खींच रहे हैं उसमें जो चर्बी इस्तेमाल की गई है, ग्रीस जो इस्तेमाल की गई है, वो कहा गया था सैनिकों के द्वारा कि वो गाय और सूअर की चर्बी से उसको बनाया गया है। तो गाय जो है वो हिंदुओं के लिए और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके मतलब चर्बी से अगर कोई कुछ बनाया जाता है तो हिंदू और मुस्लिम कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये प्रोहिबिटेड है, ये प्रतिबंधित है हिंदू और मुस्लिम में। तो इसलिए जो है इन लोगों ने कहा, ये मांग की सरकार से कि इनफील्ड राइफल को वापस किया जाए और इसको जैसो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके लिए काफ़ी शोर शराबा हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। तो जिसके वजह से जो है सबसे पहले मार्च
1857 में बैरकपुर, बैरकपुर जो कि कलकत्ता के पास है, कलकत्ता के पास है, वहां पे मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जिसने विद्रोह किया। उसने क्या किया, अपने जो सेना सेना जो उसका सेना नायक था उसका आदेश मानने से मना कर दिया और सेना नायक को उसने गोली मार दी, जिसकी वजह से सेना नायक मर गया और उसने घोषणा कर दी कि ये इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। तो बैरकपुर से ये आंदोलन, ये विद्रोह जो है कलकत्ता, उसमें कलकत्ता के पास बैरकपुर है, वहां से ये प्रारंभ हुआ। और वास्तविक रूप से जो ये प्रारंभ हुआ हमारा 1857 का विद्रोह, वो हुआ मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से ये शुरू हुआ 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, मेरठ में 10 मई 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और उससे पहले मार्च में 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और मंगल पांडे ने अपने सेना नायक को गोली मार दिया था, जिससे सेना नायक मर गया था। बाद में फिर मंगल पांडे को प्रोसिक्यूट किया गया और उसको फांसी दे दी गई। वो मंगल पांडे मारा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आप देखते होंगे, आप देखे भी होंगे, मंगल पांडे पे एक मूवी भी बनी थी, इसमें आमिर खान जैसो उसका रोल उन्होंने प्ले किया था। काफी फेमस मूवी थी, 2005-6 में आई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1857 की क्रांति या विद्रोह जो मार्च में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये वास्तविक रूप में अगर ये स्टार्ट माना जाता है, ये 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। और ये जो जो मेरठ में जो कैंप है, जो आर्मी का कंटोनमेंट है, वहीं से ये प्रारंभ हुआ और वहाँ के सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उन्होंने अपने सैनिकों को मार दिया, अपने अपने मेजर को, जो अपने जनरल थे, जो उनके सेनापति थे, उनको मार दिया, अपने बॉस को मार दिया और मार के फिर वहाँ से वो दिल्ली की ओर कूच किया और उन्होंने मतलब नारा लगाया, मारो फिरंगी को। इस प्रकार से वो नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गया। 11 मई 1857 को दिल्ली वो लोग प्रवेश करते हैं। सुबह सुबह जो है 11 मई 1857 को दिल्ली प्रवेश करते हैं और उसी दिन से दिल्ली में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। और दिल्ली में जब वो आए तो उसके बाद जो मुगल सम्राट का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जो कि लाल किला में रह रहा था, उसको उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। तो उसके बाद जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया और इसको जिसको बता दिया गया कि ये जो पूरे इंडिया के आप क्या है, शहंशाह है। और उसके बाद वो जैसे पूरा आंदोलन पूरे फैल गया। ये इंडिया के कई सारे क्षेत्रों में ये आंदोलन फैला और वहाँ पे कौन कौन सेना नायक थे इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये पूरे इंडिया में, लगभग इंडिया में तो नहीं, लेकिन साउथ इंडिया को छोड़ के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। कौन कौन सा एरिया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व की कमान संभाली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और उनका भाई अमर सिंह
ने कमान संभाली। इस प्रकार से पूरा का पूरा इंडिया में ये विद्रोह फैल गया। नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में विद्रोह नहीं हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह। इस प्रकार से कई सारे क्षेत्र में ये विद्रोह फैल गए। नॉर्थ इंडिया में पूरा फैल गया और फैलने के बाद सब जगह विद्रोह हुआ। लेकिन अंग्रेज जो है काफ़ी संगठित थे, उसके पास एडवांस्ड हथियार था और उसके पास रिसोर्सेज था, जिसकी वजह से वो पूरे विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। और एक एक करके जो हमारे भारत के जो विद्रोही थे, जो एक एक करके जो भी विद्रोही थे, सबको उन्होंने कुचल दिया। और बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून भेज दिया, जहाँ पे उनको 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। रंगून जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है। उस समय जो है रंगून में काला पानी की सजा दी जाती थी। तो इस प्रकार से जब इन सारे लोगों ने विद्रोह किया, तो विद्रोह करने के बाद अंग्रेज भी काफ़ी सशक्त रूप से उसका सामना किया। आर्मी को मंगाया, काफ़ी एडवांस्ड वो लोगों की आर्मी थी, काफ़ी वेपन उनके पास काफ़ी एडवांस था। उन लोगों ने एक एक करके सबको कुचल दिया। कानपुर में नाना साहेब को भागना पड़ा, तात्या टोपे को भागना पड़ा। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके बेटे को बिरजिस कादिर, उसका बेटा था बिरजिस कादिर, उसका भी अंग्रेजों ने दमन किया। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूग रोज नामक एक ब्रिटिश सेनानायक था। ह्यूग रोज नामक एक ब्रिटिश सेनानायक था जिसने झांसी की रानी का अंत किया। और इसी ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जाता है। वो ये कि वहाँ जो महिला परी हुई है, वो महिला पूरे विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। मतलब उन्होंने जो कहा वो काफ़ी बड़ी बात थी। एक औरत के बारे में वो कह रहा है कि वो एकमात्र मर्द है पूरे विद्रोहियों में, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो ये स्टेटमेंट जो है ह्यूग रोज के द्वारा दिया गया है, जो कि यूपीएससी में कई बार जीएस में पूछा भी गया है। और जगदीशपुर में जो 70 साल के थे हमारे कुंवर सिंह, उन्होंने 70 साल के थे, उन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व संभाला, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अमर सिंह उनका भाई जो है उसने भी इसमें सहयोग किया, लेकिन फाइनली ये विद्रोह जो है कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और फिर से जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। और जो है इन सारे राजे महाराजाओं को कुचल दिया, मार दिया। कई लोग यहाँ से भाग गए इंडिया से। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है क्या कारण थे जिसके वजह से ये आंदोलन असफल हुआ और जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो जीत गया, उसके क्या कारण थे? असफलता के कारण, मतलब ये विद्रोह असफल हुआ, उसके क्या कारण थे, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या कारण थे जिसके वजह से ये विद्रोह असफल हो गया और सारे राजे महाराजाओं को या तो मार दिया गया या उनको भागना पड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य फिर से स्टेब्लिश हो गया। उसके क्या कारण थे? उसका सबसे पहला कारण था कि भारतीयों में मतलब यूनिटी का अभाव, मतलब भारतीयों में एकता या यूनिटी का अभाव एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे कि जब सैनिकों ने जब विद्रोह किया उस समय लगभग 2 लाख सैनिक थे इंडिया में। उसके 50% सैनिकों ने ही विद्रोह किया। जो साउथ इंडिया का जो एरिया है, जो मैसूर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब के एरिया में जो सेना थी उन लोगों ने इसमें भाग भी नहीं लिया और 50% सेना ने ही विद्रोह किया। तो आप समझ सकते हैं कि 50% सेना को दाबने के लिए या उनको कुचलने के लिए 50% सेना काफ़ी है। और उसके साथ साथ जो है कुछ राजे महाराजा ने जो है इनका सपोर्ट ही किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। जैसे मराठा के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ये सब जो राजे महाराजे थे, जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो एक सबसे बड़ा कारण है भारतीयों में एकता का अभाव होना, जिसकी वजह से ये जो है विद्रोह असफल रहा। ठीक है, दूसरा था
संगठन का अभाव होना, भारतीयों में रणनीति का अभाव होना। ठीक है। तीसरा, कोई एक दूसरे को मदद नहीं कर पाया। जितना भी जगह आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, सभी जगह खुद जो वहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो सैनिक थे, उन्होंने ही अपने मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किसी ने एक दूसरे की मदद नहीं कर पाई, सबको अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ा। तो कॉपरेशन का अभाव, समर्थन का अभाव, सहयोग का अभाव भी कह सकते हैं। सहयोग का भी अभाव रहा उन लोगों के बीच में। सहयोग का अभाव, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ी। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ी। ठीक है। और ये तो असफलता के कारण थे। और ब्रिटिशर्स के जीतने के क्या क्या कारण थे? सभी ब्रिटिशर्स ये विद्रोह को कुचल पाए और सभी को हरा पाए, उसके क्या कारण थे? तो उसके भी यही सब कारण है। पहला कारण तो ये है कि उनका वो संगठित रूप से युद्ध करते थे, सभी एक दूसरे को मदद करते थे। कहीं भी युद्ध होता था तो सभी आर्मी वहां पे जाके एक दूसरे की मदद करते थे। दूसरा, उनको राजे महाराजाओं और जमींदार वर्ग से काफ़ी सहयोग मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया, अस्थाई बंदोबस्त में जो व्यवस्था की गई थी उसमें एक बीच में बिचौलिया वर्ग, जमींदार वर्ग हुआ करता था, जो टैक्स वसूलता था जनता से, और वो टैक्स वसूल के 89% वो अंग्रेजों को देता था। तो वो बहुत समृद्ध वर्ग था जमींदार, और वो समृद्ध वर्ग, जमींदार वर्ग नहीं चाहता था कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो, क्योंकि अगर खत्म हो जाता तो फिर उनका भी जो उनका रोल था जमींदारी वाला वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को, जिससे जैसो सेना जैसो निपट नहीं पाई, और सेना हमारा उसका मतलब उनका मतलब विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया। उसका कारण ये भी था कि जमींदार लोगों का सहयोग जो है सैनिकों को नहीं मिला, उनका सहयोग ब्रिटिशर्स को मिला। एक ये कारण था। और दूसरा कारण था अंग्रेजों का संगठित होना, संगठित होकर युद्ध करना। तो ये सभी कारण थे जिसके वजह से अंग्रेज जो है सफल हो गए, और जो सैनिक थे, भारतीय राजा महाराजा थे, और जो किसान थे, सभी लोगों का पराजय हुआ, सभी लोग हार गए। ठीक है। अब जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या मतलब 1857 की क्रांति होने के बाद इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या कंसिक्वेंसेस हुआ, उसको भी हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है प्रभाव क्या है 1857 के क्रांति का प्रभाव? 1857 की क्रांति का प्रभाव या परिणाम क्या हुआ, तो उसको भी हम लोग को देखना है। पहला जो है ये है 1857 की क्रांति का प्रभाव या परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन भारत से समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर ब्रिटिश महारानी का सीधा शासन स्थापित किया गया। ठीक है। तो सबसे पहला जो परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका शासन जो है समाप्त कर दिया गया इंडिया से, और जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, क्राउन का शासन इंडिया में स्थापित कर दिया गया। 1858 का एक्ट आया, और उस एक्ट से जो है महारानी का शासन जो है यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो है भारत
भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक पद का सृजन हुआ। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव नामक एक पद का सृजन हुआ। भारत का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विदेश सचिव बनाया गया, भारत का मंत्री बना दिया गया, और वो मंत्री जो है उत्तरदायी हो गया पूरा का पूरा शासन को देखने के लिए। ठीक है, और अब जो है भारत सचिव जो है पूरा का पूरा इंडिया को देखता था। जिस प्रकार से अभी देखते हैं कि अभी जो है इंडिया में क्या है कि इस रेल डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक मंत्री होता है, जैसे वित्त डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक मंत्री होता है। उसी प्रकार से इंडिया के पूरे व्यवस्था को देखने के लिए एक मंत्री बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो मंत्री का नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि भारत की व्यवस्था को देखने का काम करता था। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है प्रभाव ये पड़ा कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। पहले कंपनी का शासन इंडिया में स्टेब्लिश था, कंपनी शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो उसका शासक होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब उसके शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे जो है वायसराय, उसके जगह पे जो व्यक्ति को नियुक्त किया गया उस व्यक्ति का नाम वायसराय रखा गया। तो लास्ट जो हमारा गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल था, और यही लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वायसराय भी था। ये अंतिम गवर्नर जनरल था और ये पहला जो है वायसराय था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी प्रभाव पड़ा। और उसके बाद अगला जो है प्रभाव ये पड़ा, कि भारतीय सेनाओं की संख्या कम की गई तथा भारतीय सेनाओं की संख्या कम की गई तथा ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक ज्यादा थे और ब्रिटिश सैनिक कम थे, जिससे ब्रिटिश सैनिक ने जब विद्रोह किया तो उनकी सेना कम होने की वजह से संभालना मुश्किल हो गया उनके लिए। तो इस रणनीति को चेंज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रणनीति बनाया कि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ाया और भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया, जिससे दोनों के बीच में प्रोपोर्शन सही हो सके और जो है ये आंदोलन फिर से ऐसा ना हो सके, इस प्रकार से कोई आंदोलन फिर से ना हो सके जिससे कुछ समस्या आगे के दिनों में खड़ी हो सके। तो ये भी एक प्रभाव पड़ा, परिणाम था, मतलब 1857 की क्रांति का। इस प्रकार से और भी कई प्रभाव पड़े, आगे क्लास में उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल और फिर एक नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।